हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी डिस्ट्रिक्ट आईएएस में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रही हूं और यह टॉपिक है वो इस बात पर कि जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उन्हें आप इफेक्टिवली कैसे पढ़ेंगे। इससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन हिट कर दें। यहाँ मैं स्पेशली आपका ध्यान इफेक्टिवली शब्द की ओर ले जा रही हूँ। फ्रेंड्स, पढ़ते सभी हैं, लेकिन वो क्या कारण होते हैं कि कुछ लोगों की पढ़ाई तो रंग ले आती है और ज़्यादातर लोगों की पढ़ाई का कोई नतीजा नहीं निकल पाता। इन्हीं कुछ बातों को लेकर के मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखने जा रही हूँ। पहली बात तो यह फ्रेंड्स कि आपको समझना चाहिए कि जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उनका मतलब क्या है। आपने दूसरी बहुत सी किताबें पढ़ी हुई हैं। एनसीईआरटी की जो किताबें पढ़ते हैं उनकी विषयों पर आप दूसरी टेक्स्ट बुक भी पढ़ते हैं। अगर आपने गौर किया हो तो एक बहुत ही साफ अंतर दूसरी किताबों और एनसीईआरटी के बीच है, और वो यह है कि जो दूसरी किताबें हैं वो आपको बताती हैं और जो एनसीईआरटी की किताब है वो आपको समझाती हैं। और समझ जाना ही स्टडी करना है। अब आप किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को समझ जाते हैं तो मूलतः वह सब्जेक्ट आपके चेतना का हिस्सा बन जाता है, वह आपके दिमाग में समा जाता है, आप में रस बस जाता है। और फिर होता यह है कि कोई भी प्रश्न उससे पूछा जाए तो आप बड़े आराम से अपनी तरफ से अपनी भाषा में अपने विचारों के आधार पर उसके उत्तर दे सकते हैं। और सच पूछिए तो यूपीएससी आपसे यही चाहती है। तो फ्रेंड्स, इसी के बारे में मैं आपसे कुछ बातें शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, जब हम इफेक्टिव स्टडी की बात करते हैं तो कुछ पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि इस बात को आप समझ ही गए होंगे, इफेक्टिव स्टडी का मतलब है किसी भी टॉपिक को समझना। अब सवाल ये है कि किसी भी टॉपिक को आप समझेंगे कैसे। पहली बात तो ये कि जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़े तो उसमें आप देखें कि कोई भी महत्वपूर्ण शब्द हो, आपको उस शब्दों के बहुत अच्छे से भावार्थ मालूम होने चाहिए। मैं शब्दार्थ की बात नहीं कह रही हूँ, शब्दार्थ तो आप जानते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़े, धारणीय विकास पढ़ा। धारणीय विकास का शब्दार्थ आपको मालूम है, लेकिन क्या भावार्थ मालूम है? भावार्थ मालूम होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि वित्तीय समावेश, फाइनेंशियल इंक्लूजन कहा दिया, ये बहुत पॉपुलर वर्ड है, या वित्तीय संघात्मक व्यवस्था, लेकिन सवाल ये है कि उसकी आत्मा क्या है, उसका कोर क्या है। अब आप कोर पर विचार करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, यानी कि शब्द को एनालिसिस कीजिए तो देखिए क्या आप सच में उसे 200 से 500 शब्दों में लिख सकते हैं बिना अपनी बात को दोहराए। क्या आप सच में लिख सकते हैं? कुछ पॉइंट्स उसके बारे में बता सकते हैं। शब्दार्थ के आधार पर आप केवल एक शब्द लिख पाएंगे, जबकि भावार्थ के आधार पर आप उस पर एक छोटा सा नोट लिख डालेंगे। तो मित्रों, एक पॉइंट है कि जो कौन वर्ड होते हैं किसी भी टॉपिक के, उनके भावार्थ आपको मालूम होने चाहिए। दूसरा फिर ये है कि किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उस विषय के, उस टॉपिक के कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, राइट? तो ज्योग्राफी में तो कटिबंध, जिन्हें हम क्लाइमेट जोन कहते हैं, तो ये कटिबंध क्या है, किस तरह के जोन को डिवाइड किया गया है, डिवाइड करने के कारण क्या है, और जब उनको डिवाइडेड किया गया तो किन किन विशेषताओं को लेकर के वो सारी बातें रखी गई हैं। फिर उनसे रिलेटेड जो डिवीजन है क्या क्या प्रभाव डालते हैं, ये सारी बातें अगर आपको मालूम हो जाती तो सिर्फ क्लाइमेट जोन जो देखिए कि पूरी की पूरी दुनिया को समझने का आपको ये समझ लीजिए कि कुंजी मिल जाएगी। आप सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जैसे कि आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि डेमोक्रेसी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, परिभाषा जानते हैं, चुनाव भी जानते हैं, प्रतिनिधि चुन कर भेजे जाते हैं, ये जानते हैं कि लेकिन डेमोक्रेसी किस तरह से करती है और इसके और क्या पैटर्न है। जब आप इसको समझ जाते हैं तो आप देखिए कि ये मान करके चलिए कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा लॉजिक, लेजिस्लेचर, एक्सक्लूटिव का जो पार्ट है उसको बहुत अच्छे से समझ लिया, तो उसके जो मूलभूत सिद्धांत है वो आपको मालूम होने चाहिए। तीसरी जो बात है फ्रेंड्स वो है कि हर सब्जेक्ट का
अपना एक मॉडल होता है, टॉपिक का भी मॉडल होता है। देखिए कि क्या उसमें जो मॉडल निकल रहे हैं, अगर मॉडल बन रहे हैं तो उसे याद करने की जरूरत कोशिश करें, समझने की कोशिश कीजिए। और 4 पॉइंट और लास्ट पॉइंट होते हैं फैक्ट्स की मैं बात कर रही हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, तो फंडामेंटल राइट्स की अनुच्छेद हुए हैं कि समानता का कौन सा अनुच्छेद है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में कहा गया है, आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है। तो जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सभी को याद करने की बात नहीं कर रही हूँ। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके फैक्ट्स याद कीजिए। मैं याद शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, हालांकि याद करने के बहुत पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीजें आपको याद करने पड़ेंगे। सारी चीजों को याद करते हैं तो फिर बेकार की चीजें हो जाती हैं, बल्कि चीजों को समझने होंगे। कुछ फैक्ट्स आपको याद करने होंगे। आप इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ बेसिक डाटा मालूम होने चाहिए। जीडीपी हमारा क्या है, जो डेमोक्रेसी डेटा तो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन क्या है। ये जो बेसिक डाटा है वो आपको मालूम होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, जब आप इन चारों को कंबाइन कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि वह आपकी इफेक्टिव स्टडी हो गई। अब मैं इस बात पर आती हूँ कि अब आप एनसीईआरटी की किताबों को कैसे इफेक्टिवली पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, पहली बात तो यह कि अगर आप सच में बहुत अच्छी पकड़ बनाना चाह रहे हैं तो आपको अपनी एनसीईआरटी की किताबों की शुरुआत 6th से कर देनी चाहिए और 12 तक चलने जाइए। ठीक है, शुरू की चीजों को किताब हो वो आपको बहुत आसान लगेंगी, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी ये फर्स्ट प्रिपरेशन हो रही है। आप 6th से शुरू करके देखिए। मैं फर्स्ट स्टेज की बात कह रही कि पहली बार आप एक सब्जेक्ट उठाइए। मान लीजिए कि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी की किताबें 6 to 12 कंटिन्यू 6, 7, 8 इसी क्रम में आप पढ़ते चले जाइए। ये जो आपकी फर्स्ट रीडिंग होगी, ये मान करके चलिए कि आप सिर्फ जायजा ले रहे हैं। आपको समझने की कोशिश नहीं करनी है, आपको किसी बात को याद करने की कोशिश नहीं करनी है, आपको परेशान भी नहीं होना है। बस क्रम से आप पढ़ते चले जाइए। बीच में तो आप कभी पढ़ने की को सोचिएगा ही नहीं, भूल करके भी नहीं। आप क्रम से पढ़ते चले जाइए। दैट्स ऑल। आपने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, उसके बाद आप दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए, तीसरे सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं या फर्स्ट सब्जेक्ट की ही अब आप सेकेंड रीडिंग करें। ज्यादा अच्छा होगा कि आप फर्स्ट सब्जेक्ट की अब सेकेंड रीडिंग करें। ये जो सेकेंड रीडिंग होगी ये आपकी समझने की रीडिंग है, ये सेकेंड स्टेज है। एक बार आप कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, रीडिंग हो चुकी है, तो अब आप देखिए कि आपको एक आभास हो गई है, थोड़ा सा अनुभव हो गया है। मतलब आप यूँ कह लीजिए कि किसी शहर में घूमने जाने से पहले, किसी देश में जाने से पहले आपने वहाँ का मैप देख लिया है, राइट। अब आप पहुँच गए हैं, उस शहर में पहुँच गए हैं, तो अब आप चीजों को देख रहे हैं। सेकेंड रीडिंग समझने की रीडिंग है। और अब आप 2 बातों को विशेष ध्यान रखना होगा। पहली बात तो यह, अब आपको एक दिन में सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है या एक चैप्टर। दैट्स ऑल। फर्स्ट सीटिंग में आप जितने भी पेज पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए, लेकिन अब सेकेंड रीडिंग में एक टॉपिक पढ़िए। उस टॉपिक से रिलेटेड अगर दूसरी किताब में है तो उसे भी उसी दिन पढ़ लीजिए। और आपको ऐसे मिलेंगे, क्योंकि जो 6th हैं उसी का एलोवेटेड पार्ट आपको 8 में मिलेगा, 10th 11th में मिलेगा। तो आपको अलग अलग किताबों से एक टॉपिक पर पढ़िए। पढ़ने के बाद उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। और समझेंगे कैसे, इससे पहले कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप शब्दों के भावार्थ समझिए, उनके जो सिद्धांत हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए, उसमें से मॉडल निकालने की कोशिश कीजिए और उनके फैक्ट्स याद करने की कोशिश कीजिए। अब आप पढ़ते समय जहाँ भी आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लगते हैं, इम्पोर्टेंट सिद्धांत दिखाई देती हैं, उन्हें आप अंडरलाइन कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आप अलग से नोट्स भी कर सकते हैं, राइट। यह आपके ऊपर है कि आप किस पैटर्न पर पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन जब तक आप एक चैप्टर को पढ़ नहीं लेते हैं, समझ नहीं लेते हैं, तब तक आप सेकेंड पर मत जाइए। देखिए, जो सेकेंड चैप्टर भी है उसका कोई ना कोई संबंध फर्स्ट चैप्टर से है। अगर आप उस कड़ी
कड़ी को कमजोर कर देंगे तो आप इसे जो सेकंड कड़ी है वो कमजोर हो जाएगी। इसको समझने की कोशिश ही कीजिए, चाहे आप जैसे भी समझे, किसी भी की मदद चाहिए आप मदद लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। अब आप एनसीईआरटी की किताबों में देखेंगे कि हर चैप्टर के बाद में एक्सरसाइज दिए हुए हैं, क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। प्लीज डू दैट। यही सच पूछिए तो एनसीईआरटी की अपनी विशेषता है, उनको हल करने की कोशिश कीजिए और बहुत अच्छे से कोशिश कीजिए। और अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं, उनको हल नहीं कर पा रहे हैं, तो यह इस बात का प्रमाण है कि आप उस चैप्टर का बहुत अच्छे से समझ नहीं पाए हैं और समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। सीधी सी बात है, उसके सामने घुटना मत टेकिए, संघर्ष कीजिए, आप उन्हें हल कर लेंगे। जब आप उन्हें हल कर लेते हैं तब आप नेक्स्ट चैप्टर पर चले जाइए और इस तरह से आपका यह सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा। हर सब्जेक्ट के साथ आपको यही करना है। फ्रेंड्स, अब आप थर्ड स्टेज के लिए रेडी होइए। उसी विषय को आप तीसरी बार पढ़ रहे हैं और सच पूछिए तो तीसरी बार जो आप पढ़ रहे हैं, एक प्रकार से जो पहली बार आपने पढ़ाई की थी लगभग उसी पैटर्न को अपनाना है। यानी कि अपने एक टॉपिक को उठा लीजिए, एक सब्जेक्ट को उठा लीजिए और अब आपके सामने टॉपिक की सीमा नहीं है। एक दिन में आप जितने भी टॉपिक पढ़ना चाहे पढ़ते जाइए, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, पढ़ते समय आप देखिए कि पढ़ने का रिदम पढ़ रहा है कि नहीं, लय बन रहा है कि नहीं। अगर कहीं लय टूट रही है तो वहाँ थोड़ा रुकिए, समझने की कोशिश कीजिए और अगर कोई बात लग रही है कि ये तो पहली बार छूट गई, यहाँ तो बात समझ में नहीं आई थी, तो उसे समझिए। हो सकता है कि कुछ फैक्ट्स आपके सेकंड स्टेज पे छूट गए हैं, तो उन फैक्ट्स को अंडरलाइन कर लीजिए या नोट कर लीजिए। लेकिन अगर आप अटकते हैं तो उसे बिना समझे क्रॉस न करें, यानी कि आपके पढ़ने में एक चिकनाहट होनी चाहिए। और यदि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो आपको अपनी पीठ थपथपानी चाहिए कि मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो गई। फ्रेंड्स, 3 स्टेज इफेक्टिव स्टडी के अब आपके और लास्ट कह लीजिए स्टेज हैं। अब आप अखबारों में टॉपिक पढ़ेंगे, अखबारों में कोई घटना पढ़ेंगे और आप देखें कि अखबारों में कोई घटना घटती है। मान लीजिए कि भूकंप आ गया है, ठीक है, भूकंप आ गया है तो आप अपने अखबारों में पढ़ लिया कि भूकंप आ गया है और इस तरीके से उसका आपदा प्रबंधन भी किया गया है। एक अच्छा मौका है कि आप ज्योग्राफी की किताब उठाइए और भूकंप वाले चैप्टर को देख लीजिए कि भूकंप कैसे आते हैं, क्या क्या उसके कारण है। तो एक अच्छा स्थिति होती है कि आप ऐसे समय में आप टॉपिक को दोहरा लें, इससे आपका टॉपिक का रिवीजन भी हो जाता है और साथ ही साथ वो घटना घटी है उसके प्रति आपकी एक दृष्टि विकसित होती है। उससे अनजाने में ही आप देखेंगे कि विश्लेषण की क्षमता आती चली जाएगी और एक ताजगी सी बनी रहेगी और सच पूछिए तो आपको मजा भी आएगी। फ्रेंड्स, आप ऐसा करके देखिए, आप कुछ ही समय बाद आप पाएंगे कि कितनी शानदार तरीके से आपकी तैयारी हो रही है। एक बार तो आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ा सा लगेगा कि वक्त ज्यादा लग रहा है, लेकिन लगने दीजिए क्योंकि आप एक नींव तैयार कर रहे हैं। साल भर का समय इसमें दे दिया तो मान लीजिए कि आगे आपको इतना वक्त नहीं देना है, फिर तो आप थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए, आपकी प्रिपरेशन होती चली जाएगी, रिवीजन होती चली जाएगी। या ये सही नहीं होगा कि हम एक बार बहुत पक्का नींव तैयार करें। फ्रेंड्स, आप करके देखिए, आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। फ्रेंड्स, मेरा यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।